एक जमाना था कि जब भ्रष्टाचारी या किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता था तो पत्नियां घर के बाहर या चौखट से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों की पत्नियां जोर जोर से मैदान में चिल्ला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक दलों का एक दूसरे के ऊपर प्रहार भी उतना ही तेज होता जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज महागठबंधन के सारे दलों का नेता एक साथ दिल्ली में एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी पे बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, क्या लगता है आपको विपक्षी की एकता को देखकर आपको डर नहीं लग रही है? देखिए, जिस सेना का सेनापति नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको डर किस बात का। पूरी भ्रष्टाचारियों की जमात देश के राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में जुट रही है। रामलीला मैदान भी बहुत जोर जोर से कल चिल्ला रहा है, भ्रष्टों मेरी भूमि पर क्यों आ रहे हो? तुम्हारा जगह तो जेल में है, तुमको जेल में होना चाहिए। लेकिन कल एक बड़ा विचित्र, आज तो पेपर में भी छपा है और चैनलों पर देख रहे थे कि दो पत्नियां आपस में मिल रही थी और कह क्या रही थी पता है? अरे चलो अच्छा हुआ, कम से कम हम दोनों को तो मिल गया राज। ये दो लोग गए जेल में। एक पत्नी अपने पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? देखिए, ये भ्रष्टों की पत्नी है। एक जमाना था कि जब भ्रष्टाचारी या किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता था तो पत्नियां घर के बाहर या चौखट से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों की पत्नियां जोर जोर से मैदान में चिल्ला रही है और गले मिल रही है, लब मानो जैसा खुशी हो उसको। और हद तो ये हो गई कि दिल्ली में के रामलीला मैदान में आज पूरे देश भर के परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग जुट रहे हैं। लेकिन आप याद करिए, महाभारत के समय भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचारी एक मंच पर चढ़े थे। लेकिन भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे और अंततः कौरवों की सेना की हार हुई, पांडवों की सेना की जीत हुई। क्यों जीत हुई? क्योंकि देश के लोग, देश की जनता एक कौरवों की सेना से मुक्ति चाहती थी। व्यभिचारी हो गए थे, मां बहन का ख्याल बंद हो गया था, तो उसको हारना पड़ा। भारत में जो राष्ट्रवादी विचारों के साथ चलेगा उसी का इस देश में पूछ होगा। जो बेईमानों के भ्रष्टों के साथ होगा उसका इस देश में चलने वाला नहीं है। राकेश जी, जब मां बहन की बात करते हैं तो मुझे मणिपुर याद आती है। मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार थी और वहां पे आपने मणिपुर को संभाल नहीं पाया। क्या कहेंगे इस पे आप? मणिपुर को हमने संभाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस देश में वर्षों तक हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का जो काम करते रहे। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में आई है। लगभग 55 वर्षों तक एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई दंगा, एक दंगा छोड़ के कोई आगे कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन 55 वर्षों में 55 से ज्यादा दंगे एक गुजरात में हुए। देश की कई ऐसे राज्य थे, देश के कई ऐसे राज्य थे जिस राज्य में हमेशा कर्फ्यू लगा रहता था। लेकिन आज के देश के किसी राज्य के किसी कोने में कर्फ्यू नहीं लगता है। राकेश जी, जवाब आपसे मैं मणिपुर पे चाह रहा हूं। देश की जनता मणिपुर के बारे में जानना चाह रही है। मैं उसी मणिपुर पर आ रहा हूं जी। मणिपुर के लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा था? आज देश की जनता जवाब देने वाली है। ये उल्फा उग्रवादियों को पैदा किसने किया था? ये नक्सलवादियों को पैदा किसने किया था? ये जम्मू कश्मीर को बांटने का, तोड़ने का काम किसने किया था? और भारत और पाकिस्तान को बांटने का किसने किया था काम? आपको शायद पता होगा
इन लोगों को देश की जनता जवाब देने वाली है। आप आंख पोंछने, आंसू पोंछने गए थे या ये लोगों को भड़काने गए थे? देश की जनता जवाब देगी, चिंता मत करिए। हमने देश में कोई उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद को पनपने नहीं दिया, उसके जड़ों को काटने का काम किया है। लेकिन देश में जो नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद को पैदा किया, आज उसके देश की जनता उसके जड़ को काट दिया है। लेकिन सवाल अब राजनीतिक से होगा। राकेश जी, आपसे वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मणिपुर पे इसलिए चले गए क्योंकि आप मां बेटी का जिक्र किए। आप जिस तरीके से कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली जाते हुए उन्होंने कहा कि जो बीजेपी 400 पार की दावे कर रही है, 150 भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, महाभारत काल में भी कौरवों को लोग से पांडवों ने कहा कि 5 गांव दे दो, कहा कि एक भी गांव नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसी प्रकार से कांग्रेस और उसके साथ जो लोग बैठे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था, नरेंद्र मोदी जी आप कोई राज्य नहीं जीत पाएंगे, गुजरात भी नहीं जीत पाएंगे। पूरे देश पर भारतीय जनता पार्टी का आज कब्जा हो गया, भारत की जनता के आशीर्वाद से। आज भी ये लोग बड़ी जोर शोर से कह रहे हैं, जिसको एक सीट बिहार की जनता ने नहीं दिया, वो भी कह रहे हैं एक को सीट जीतने नहीं देंगे। एक सीट जीतेंगे तब नहीं। ये लोग पिछले बार जीते थे क्या? इस बार भी एक सीट बिहार की जनता नहीं देने वाली है। एक सवाल और होगा राकेश जी, इस बार महागठबंधन में बहुत मतलब अगर देखें तो सब कुछ सुलझता हुआ नजर अभी तक नहीं आ रहा है। बात पूर्णिया की कर लें, पप्पू यादव की कर लें, जो अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं, उसके बावजूद भी महागठबंधन के सीट समझौते के साथ वो सहमति नहीं दे पाते हैं। क्या कहेंगे? समझौता होगा भी नहीं। जिस गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले सिंबल बढ़ जाता, उस गठबंधन का समस्या कौन सुलझाएगा? पूरे गठबंधन को सत्यानाश में ले जाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया है। और दरअसल जिस कांग्रेस के नेता, जिसको ये लोग प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं, वो तो थार गाड़ी पर चढ़ के घूम रहा है। उसको देश की जनता का कहाँ चिंता है? अच्छा, कांग्रेस अभी जिस तरीके से कांग्रेस को तजुर्बा मिला है सीट बंटवारे में, उसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस को मिला क्या है? जिस कांग्रेस के खिलाफ लालू प्रसाद जी जैसे लोग देश में राजनीति किया, उसी कांग्रेस को आज लालू प्रसाद जी उसके गोद में बैठ गए और आज कांग्रेस को ही जड़ से काटने में लगे। कांग्रेस तो लालू जी के रहमो करम पर है। कांग्रेस का अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जब लालू जी तय करते हैं तो कांग्रेस को 9 सीट दे दिया, बहुत हो गया। हमको तो लग रहा था 4 से 6 सीट देने वाली है। कांग्रेस बाप बाप करते रहा, उसके नेता दौड़ते रह गए, दिल्ली पटना करते रह गए, लालू जी के यहाँ और सदाकत आश्रम दौड़ते रह गए और वो सिंबल बांटते रहे इत्मीनान से। और जब सब बांट के थक गए तब कहा चलो अब तुम 9 ले लो, तुम 5 ले लो, तुम 1 ले लो, तुम 1 ले लो। कांग्रेस की तो यही दशा है, भिखमंगे की स्थिति कांग्रेस की हो गई है बिहार में। देश की जनता कांग्रेस से त्रस्त है और ये जो भ्रष्टाचारी है उससे त्रस्त है, इन सबका इलाज करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे राकेश जी को, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का बागडोर अभी संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिन तरीकों से, जिस अंदाज में ये अपनी बात को रखते हैं, हम उन सारी बातों को आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप उन बातों से कितना सहमत हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सही इन्होंने बोला, क्या सही नहीं बोला, कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हम सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। अगर हो सकता है कोई सवाल हमसे छूट गया हो तो वो सवाल भी आप जिक्र करें, ताकि अगले एपिसोड में हम उस सवाल का जवाब इन तमाम नेताओं से आपके सामने रख पाएं। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।